कि जब भी जरूरत हो पेशेंट को रिकंसल्ट करना चाहिए अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के थ्रू। तो वो कहीं ना कहीं लोग मिस करते हैं उस चीज़ को कि एक बार वो कंसल्ट करने के बाद में वो वापस डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लेते हैं और फिर जब चीज़ें खराब होती तो फिर वो अगेन अपने डॉक्टर को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी को भी अपने मन पसंद से ना अस्पताल आने का मन नहीं होता है। अस्पताल इज़ नॉट अ होटल। जो मेंटल स्ट्रेस से भी बचने के लिए और उससे ज़्यादा जो क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए आजकल सेवाएं जो रहती है होम केयर के थ्रू वो घर पे भी दी जा सकती है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें क्वालिटी रख सकते हैं और साथ ही साथ में जो कॉस्टिंग रहती है वो 1/5 हो जाती है। नमस्कार, प्रदा के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिसीजेस या श्वसन से संबंधित बीमारियां। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो लंग्स हैं वो मानव शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण अंग हैं। सांसें उसके थ्रू चलती हैं, अगर सांसें हैं तो जीवन है। सांसों में कोई रुकावट ना आए, अगर कोई ऐसा दिक्कत आ रहा है, ऐसी कौन कौन सी तकलीफें हैं तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। श्वसन जो सांसें हैं वो मनुष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, ये मानव शरीर के जीवन की गुणवत्ता को लेकर के, क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर के कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं, ये इसी चीज से पता कर सकते हैं कि अगर सांसें नहीं है तो जीवन कुछ भी नहीं है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो COPD है, मात्र डिसीज स्पेसिफिक डेथ की वजह से उसमें 20% जो डेथ है वो अकेले COPD से होती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि WHO भी यही कहता है कि डिसीज स्पेसिफिक डेथ में जो COPD है वो तीसरा सबसे बड़ा कारण है। और इसी से रिलेटेड सरल सवाल जवाब में हमारे साथ हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के जाने माने इमरजेंसी एक्सपर्ट डॉक्टर सलील मलिक। उनके साथ में हम चर्चा करेंगे और आपके क्वेश्चन जो हैं, कॉमन पब्लिक के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर लेने की कोशिश करेंगे सर से। तो सर, पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल दिल्ली में पॉल्यूशन या इंडिया में जो पॉल्यूशन है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो सांसों से संबंधित ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं और वो किस तरीके से आप उसको देखते हैं? हाँ जी, तो सबसे कॉमन तो जो बीमारियाँ सुनी है, जो दमे की दिक्कत कहते हैं, जो एस्थमा कहते हैं, वो रहता है। यूजुअली एस्थमा में क्या होता है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्स है, जो हमारे फेफड़े हैं, वो दबक जाते हैं, सुड़क जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो सांस की नलियाँ है वो पतली हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होता है। और यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में आवाज़ ज़ोर ज़ोर की सुनने को मिलती है। दूसरी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है COPD के नाम से, जो काफ़ी बार लोग एस्थमा या दमे की दिक्कत से कंफ्यूज कर जाते हैं। यूजुअली जो COPD है वो एक क्रोनिक डिजीज़ रहती है जो बीड़ी के, निकोटिन या सिगरेट के सेवन से यूजुअली होती है। बट वो काफ़ी बार महिलाओं में भी देखा गया है कि जो लोग चूल्हे पे काम करते आए हैं काफ़ी सालों से, तो उनमें भी वो चीज़ दिक्कत आई है। उसमें हमारे लंग्स के एजेस में थोड़े बुल्ले बन जाते हैं बड़े बड़े, जिसके कारण जो इलास्टिसिटी होती है लंग की वो कमज़ोर हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। वहीं पे ही कई बार वैस्कुलर डिजीजेस होती है जिसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसे एक मात्र डिजीज़ रहती है जो काफ़ी कॉमन देखी जाती है। वहीं पे एक चौथे नंबर पे डिजीज़ जो काफ़ी कॉमन रहती है, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ होती है ILD की, जिसमें हमारे फेफड़ों में फाइब्रोसिस या फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है और वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस के जैसे हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको खा जाती है। सो मोटा मोटी सर जो आपने बताया, एक तो दमा बताया, एक COPD के बारे में जिक्र किया और एक हाइपरटेंशन, लंग हाइपरटेंशन के बारे में बात किया। तो सर एक जो कॉमन जो डिसीज है वो निमोनिया भी, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। तो जो 4-5 जो बीमारी हैं, क्या इनके कोई साइन एंड सिम्टम भी हैं जिनको एक कॉमन अगर कोई पर्सन देख रहा है तो वो फिगर आउट कर पाए कि ऐसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हैं जिसको वो पता करके अपने कंसल्टेंट जो डॉक्टर हैं उनसे ट्रीटमेंट सजेशन ले पाए, या टाइमली अपने जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू जानकारी
ले पाए, तो ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम भी है जिससे वो पता कर सके? एक ज़रूर दिक्कत रहती है कि जैसे अगर हम कोई भी एग्जर्शन कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं या जी। सैर पे निकल रहे हैं, जी। अगर उस समय हमारी सांस फूलने लग जाए तो वो एक ज़रूर ऐसी दिक्कत है कि जिसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज को बुलाना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े, ऐसे अगर एग्जैजरेशन ज़्यादा हो जाए तब जी। उसके उसमें। वहीं पे ही जो बाकी दिक्कतें रहती है, कई बार छाती में भारीपन या टाइटनेस होता है लोगों को, जी। कई बार लोगों को एकदम से नोज़ ब्लॉकेज रहती है इसके उसमें, कई बार लोगों को इसके उसमें हैवीनेस, नोज़िया, घबराहट और कई बार पसीने भी आ सकते हैं। वहीं पे ही कई बार हमने ये भी नोटिस किया कि अगर बहुत दिक्कत बढ़ जाए जी। तो साइनोसिस हो जाता है लिप्स का, मतलब ब्लूइश कलरेशन हो जाता है। ये कई बार बच्चों में ज़्यादा देखा गया है और कभी भी ऐसे होए तो ये एक रेड फ्लैग साइन रहता है जिसमें इमीडिएटली आपातकालीन सेवाओं को आपको एक्टिवेट करना चाहिए और अस्पताल या फिर होम केयर लेना चाहिए कि घर पे अगर डॉक्टर आकर देख ले तो वो इमीडिएटली उसको नज़रअंदाज नहीं करना जी। चाहिए। तो सर, जैसे कि आपने अभी साइन एंड सिम्टम में मेंशन किया एक टर्म का रेड फ्लैग्स, सो जो रेड फ्लैग हैं वो श्वसन से संबंधित जो बीमारियां हैं, ऐसे कोई 3-4 रेड फ्लैग्स हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो पता कर पाएं कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना है? जैसे कि जो जनरली हम देखते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर है, अगर किसी का सैचुरेशन डाउन होता है या जो चलता है तो जल्दी सांस फूलने लगती है, तो ऐसा कुछ और भी साइन एंड सिम्टम है जो कॉमन है? बेसिकली जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम शरीर के अंदर जो हमारा रक्त चल रहा है उसकी ऑक्सीजन की मात्रा हम कुछ हद तक देख सकते हैं। वो आप आश्चर्यचकित होंगे, वो लास्ट साइन होता है हमारी बॉडी का मैकेनिज्म्स में कि जब वो गिरता है। मतलब अगर आपकी सैचुरेशन बॉडी की गिर रही है ऑक्सीजन की तो वो ऑलमोस्ट लास्ट साइन है, क्योंकि बॉडी बहुत कोशिश करती है कि भी हमारी ऑक्सीजन की मात्रा ठीक रहे। तो जो सटल साइंस होते हैं वो ये रहता है कि यूजुअली नॉर्मल लोगों की जो सांस की प्रक्रिया है वो 12 से लेकर 20 की गति से चलती है पर मिनट, मगर सांस की गति बढ़ जाती है, वो सबसे पहला साइन होता है जिसमें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। वहीं पे ही जो एक्सेसरी मसल्स है, मतलब कि जैसे अगर आप देखेंगे गले की मसल्स है, छाती की मसल्स है, रिब्स के बीच में जो मसल्स है, अगर उनका हाइपर यूज हो रहा है सांस में, नॉर्मल इंसान में गले की मसल्स या छाती की मसल्स नहीं दिखेगी नॉर्मल सांस की प्रक्रिया में, बट अगर सांस की दिक्कत बढ़ती रहती है और ये मसल्स यूज होने लगती है तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग साइन है कि आपको हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है। वहीं पे ही छोटे बच्चों में खास तौर से जो रिट्रैक्टेड ब्रीदिंग रहती है जिसमें रेसिप्रोकल पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, कि मतलब जो छाती के जो रिब्स है उसके बीच की मसल्स अगर वो उल्टी हो, कि यूजुअली हम साइन जब सांस लेते हैं जोर की तो छाती बढ़ती है, बाहर निकलती है, मगर ऐसे केसेस में जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है तो वो रिट्रैक्ट करते हैं मसल्स और आपको दिखता है कि भी जो 2 रिब्स के अंदर मसल्स है जब सांस लेने पे बच्चे के वो अंदर को जा रहे हैं तो वो एक ऑलमोस्ट पेनल्टीमेट साइन होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है। ठीक है। सो जनरली सर जो देखते हैं कि जैसे आपने बीमारियों का नाम लिया, दमा, COPD, उसके बाद में हमने कॉमन रेड फ्लैग साइन एंड सिम्टम भी जाने आपके थ्रू। सो कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है, तो वो ट्रीटमेंट ऐसा कोई कॉमन ट्रीटमेंट होता है या डिसीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट को लेकर के घर पर भी और हॉस्पिटल में भी आपका क्या व्यू है? सो बेसिकली काफ़ी लोग जो इन बीमारियों से दिक्कत में रहते हैं, हमने भी देखा होगा, सुना होगा कि वो इन्हेलर्स लेते हैं। कई बार लोगों को इन्हेलर ढंग से यूज़ करना नहीं आता। नो डाउट अब बहुत वीडियोस भी हैं और उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी अस्पतालों से मिल सकती है, बट अगर केयर गिवर्स हो घर पे, ऐसे कोई नर्स हो, तो वो भी ध्यान रख सकती है कि हम जो इन्हेलर है ढंग से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि जब हम उसका बटन प्रेस करते हैं तो पूरे अच्छे तरीके से मेडिसिन को इन्हेल कर रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद हमें कुल्ला ज़रूर करना चाहिए
जिससे जो एक्सेसिव मेडिसिन हमारे मुंह में लगी है वो बाहर निकल जाए, जिससे सिस्टेमिक साइंस या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए उसके। सारी मेडिसिन जो यूज़ होनी है वो लंग्स के अंदर ही जाए। ओके। इसमें इन्हेलर्स में ऐसी दवाइयाँ होती है जो हमारे फेफड़े खोल देती है, जो दमे की दिक्कत में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। वहीं पे स्टेरॉयड इन्हेलर्स भी रहते हैं, जिसमें स्टेरॉयड दवाई डायरेक्ट लंग में काम करती है और वो हेल्प करती है कि इन्फ्लेमेशन को लड़ने के लिए, फेफड़ों को खुले रखने के लिए और जो छाती को खोलने के लिए, जिससे सांस ठीक से आए। और ये डायरेक्ट इन्हेलर देने का, नेबुलाइज़र देने का ये फ़ायदा रहता है कि भी हम सिस्टेमिक जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो शारीरिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनसे बच जाते हैं। तो अगर इन्हेलर नहीं और उससे थोड़ा बड़ा चाहिए होता है तो हमें घर में कई बार इक्विपमेंट चाहिए होता है, नेबुलाइज़र जिसे कहते हैं, जो पानी, गर्म पानी में ड्रॉप्स डालने से जो भाप बनती है उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर होता है जो इन्हेलर, जो नेबुलाइज़र से जब इन्हेलेशन ली जाती है उससे, क्योंकि उसमें करेक्ट मात्रा के साइज़ के वेपर्स बनते हैं जो डायरेक्ट ही लंग्स में अटैक करते हैं और बचाते हैं आपको उसके से। वहीं पे ही इससे छोड़कर जो काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं वो है एक होलिस्टिक अप्रोच, एक रिहैबिलिटेशन के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, जिसमें क्या रहता है कि जो जैसे घर पे एक नर्स होती है तो वो एक वाइटल साइंस आपके पकड़ सकती है, ये रेड फ्लैग साइंस पकड़ सकती है, तो उसका हेल्पर जो रहता है वो उससे एजुकेटेड होता है, तो काफ़ी बार होम केयर सर्विसेज में आपको घर पे ही ऐसा हेल्पर मिलते हैं। सेकेंडली वो ध्यान भी रखते हैं कि भी आप ट्रीटमेंट टाइमली ले रहे हैं, कंप्लायंस बढ़ाते हैं आपके, उसकी कभी भी मिस नहीं कराते हैं। दूसरा वो एक साइकोलॉजिकल हेल्प देते हैं, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी क्रोनिक डिजीज़ होती है उसमें जो पेशेंट के ऊपर बीतता है वो बहुत मानसिक एक संतुलन कई बार गड़बड़ करने का उसमें पोटेंशियल रहता है। वहीं पे ही वो इंसान इतने सालों में अपना जो हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस भी रहता है, तो कई बार जो हम स्टाफ भेजते हैं घर पे वो काउंसलिंग में भी हेल्प करता है, एंग्जाइटी कम करने में हेल्प करता है, वो एजुकेट अच्छे से करने में हेल्प करता है कि आपको डिजीज़ के बारे में थोड़ा और सतर्क करता है। इसको छोड़ के जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है फिजियोथेरेपी। तो बहुत बार कई लोग इस चीज़ को एक नॉर्मल एक्सरसाइज समझ जाते हैं, जबकि हमारे जो ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनका एक खास तरीके से फिजियोथेरेपी होता है। कपिंग एक्सरसाइजेज होती है, आपकी रोबस्ट एक्सरसाइजेज रहती है, जिसके कारण ना केवल आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है बल्कि जो बलगम निकालने की क्षमता भी बढ़ाते हैं, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन रुकता है, निमोनिया होने के चांसेस कम होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वेंटिलेटर पे और ट्रेकियोस्टमी पे होते हैं, जो गले के जरिए ट्यूब पे होते हैं, उन केसेस में फिजियोथेरेपी बहुत मस्ट है करने को। तीसरे नंबर का जो बहुत इंपॉर्टेंट होलिस्टिक अप्रोच में हम देखते हैं वो है डाइट काउंसलिंग, जिसमें डाइटिशियन जो होते हैं वो करेक्ट अमाउंट ऑफ आपकी कैलोरीज और प्रोटीन्स की मात्रा आपके डाइट में ध्यान रखते हैं। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि देखिए, जिंदगी सिर्फ दवाइयों पे नहीं जीनी है हमने, तो जब तक पौष्टिक सेवन नहीं रहेगा, करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं रहेगा, मसल नहीं बनेगा, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से आप एक्सरसाइज करके प्रोटीन अब्सॉर्ब करेंगे, बट अगर इनटेक ही नहीं रहा तो फायदा नहीं होता। तो डाइट कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और वो एज के साथ भी चेंज होता है और महीने महीने के साथ भी चेंज होता है, टाइम के साथ जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आता है डिजीज में उसमें भी, या डिटोरेशन आता है तब भी। तो कई बार लोग गलती क्या करते हैं, एक बार कंसल्टेशन लेके सोचते हैं कि बस हम वो ब्लैंकेट अप्रोच है और हम हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो कई बार दिक्कतदायक रहता है लोगों के अंदर, और हमें हमेशा डाइटरी कंसल्टेशन टाइम टू टाइम लेते रहनी चाहिए इस केस में। तो सर ने बहुत अच्छा ये मेंशन किया है हॉलिस्टिक अप्रोच का, जो जनरली लोग, जो मैंने भी कई बार देखा है कि जो मिस करते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने डॉक्टर कंसल्टेशन करा लिया, हमें मेडिसिन दे दिया और मेडिसिन की वजह से हम ठीक हो जाएंगे। सो सर आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की, जैसे आपने हॉस्पिटल पे मेडिकल मैनेजमेंट के लिए नर्सेस का बोला जो आज के टाइम में अवेलेबल है, फिजियोथेरेपी का बोला वो भी सर्विसेज अवेलेबल है, प्लस जो आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोली कि जब भी ज़रूरत हो पेशेंट को रिकंसल्ट करना चाहिए अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के थ्रू। तो वो कहीं ना कहीं लोग मिस करते हैं उस चीज़ को कि एक बार वो
कंसल्ट करने के बाद में वो वापस डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, और फिर जब चीज़ें खराब होती हैं तो फिर वो अगेन अपने डॉक्टर को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि सही ट्रीटमेंट नहीं ठीक है है। क्या। कई बार ऐसा हो जाता है और लोगों को लगता है, मैं एक्चुअली खुद भी इंकरेज यही करता हूँ कि ट्रीटमेंट घर पे भी अगर लेना चाहिए, क्योंकि आप जी। देख सकते हैं किसी को भी अपने मन पसंद से ना अस्पताल आने का मन नहीं होता है। अस्पताल इज नॉट अ होटल, यू कैन अंडरस्टैंड। सो जो मेंटल स्ट्रेस से भी बचने के लिए और उससे ज़्यादा जो क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए आजकल सेवाएं जो रहती है होम केयर के थ्रू, वो घर पे भी दी जा सकती है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें क्वालिटी रख सकते हैं और साथ ही साथ में जो कॉस्टिंग रहती है वो 1/5 हो जाती है। तो ये अच्छा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंसान घर पे भी बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट ले सकता है। नर्सिंग केयर, फिजियोथेरेपी, डाइट कंसल्टेशन और जो भी इक्विपमेंट होता है जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गया, या फिर जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है या ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, या फिर अगर कोई नेबुलाइज़र किट हो गई और जो मेडिसिन डिलीवरी है, वो सब कुछ घर पे हो सकती है। यहाँ तक कि वेंटिलेटेड पेशेंट्स या फिर ट्रेकियोस्टमी पेशेंट्स या बेड रिडन पेशेंट्स के लिए आईसीयू जैसी फैसिलिटीज़ भी आजकल तो घर पे ही मिलने लग गई है, बनने लग गई है, जिसमें क्वालिटी पूरी रहती है जी। और फाइनेंसेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 1/5 हो जाते हैं, 20% रह जाते हैं। और जी। क्रॉस इन्फेक्शंस उसमें 50% कम देखे गए हैं रिसर्च में, जब अच्छी होम केयर मिल जाए आपको। जी जी। सो सर, आपने ट्रीटमेंट के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की थी कि नेबुलाइजर देना है, स्टेरॉइड का यूज़ करना है, और जो स्टीम है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई ऐसे प्यूरीफायर टाइप में जो एयर को फ्रेश करते हो, इंडोर प्लांट्स हों जिनको लोग फोकस करें, जो ऑक्सीजनेटेड इंडोर प्लांट हों, तो ऐसा कुछ भी सजेशन आपकी साइड से है? मैं कभी भी इस चीज़ को मना नहीं करता हूँ। आजकल तो जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हम सुन ही रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, एयर पोल्यूशन से बचने के लिए, या फिर ऑटम के सीज़न में और विंटर्स के सीज़न में जो एयर करंट्स कम हो जाते हैं तो जो पोलन्स होते हैं, तो एलर्जेंस थोड़े होते हैं एनवायरनमेंट में हमारे, और डेली डस्टिंग जो होती है घर पे, तो कई बार डस्ट से भी एलर्जी रहती है काफ़ी लोगों को। जी। तो एयर प्योरीफायर्स काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रह सकते हैं इस कंडीशन में। बस यही ध्यान रखना होता है कि उनके जो फिल्टर्स हैं वो टाइमली क्लीन हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। नो डाउट जो प्लांट्स हैं वो थोड़ा सा इंडोर ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, तो वो भी अच्छे लगते हैं, और साथ ही साथ में वो मेंटल डिस्ट्रेसिंग के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं। तो ज़रूर लोगों को वो चीज़ों को भी ज़रूर देखना चाहिए। जी जी। सो सर, एक जो चीज़ है कॉमन, जैसे स्टेरॉइड को लेकर के लोगों के कई बार परसेप्शंस होते हैं कि वो साइड इफ़ेक्ट उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसे कि अभी हम इसी में हमने बात भी किया था कि एक बार कंसल्ट करने के बाद में से ही वो ड्रग चल रहे होते हैं। तो कोई जो हाई रिस्क मेडिसिन्स हैं रेस्पिरेटरी की, उनको लेकर के किस तरीके से लोगों को सतर्क रहना चाहिए जिससे वो ओवरडोज ना हो और टाइम टू टाइम अपडेटेड रहें, और एक सही मात्रा में सही डोज का पेशेंट को जाना बहुत ज़रूरी है। सो उसके बारे में आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो यूजुअली जो इन्हेलर्स या फिर नेबुलाइजर्स रहते हैं उनकी डोज चाहे वो वेरिएंट रहती है, और आपको हम अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। वो दिन में 2 से 4 बारी तक रहती है, बट कई बार कई लोग इस घबराहट में कि दिक्कत ज़्यादा हो रही है वो रिपीटेड डोज ले लेते हैं बिफोर इवन की जो मेडिसिन है वो एक्ट कर पाए, वर्क कर पाए। तो उसके कारण कई बार साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, ट्रेमर्स होते हैं हाथों में, एंग्जाइटी होती है, हार्ट रेट बढ़ सकता है। तो बेटर रहता है कि आप जैसे आपको दिया गया है वैसे ही लें, और अगर कभी भी दिक्कत बढ़ जाए तो होम केयर सर्विसेज, डॉक्टर को घर बुला लीजिए, नर्स को घर बुला लीजिए जो आपको हेल्प कर सके। वहीं पे ही जैसे कई बार लोगों को स्टेरॉइड से काफ़ी ज़्यादा वर्ड ही सुनते हैं कि इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट आजकल की आधुनिक सेवाओं में हमने देखा है कि जो नेबुलाइज्ड स्टेरॉइड्स होते हैं, जो इन्हेलर या नेबुलाइजेशन के साथ दिए जाते हैं, वो डायरेक्ट आपके लंग्स पे ही इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसके बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स निग्लिजिबल या होते ही नहीं है एक तरीके से। तो वो बहुत सेफ मेडिकेशंस रहती है। जी। इसको छोड़ के बहुत रेयर कंडीशन में आपको आईवी मेडिकेशंस चाहिए होती
है दमे की दिक्कत के लिए। जी और आजकल ओरल मेडिकेशंस काफ़ी हद तक ऑब्सोलीट हो गई है, तो उसके लिए भी मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने घर पे रखें जो आपको इस चीज़ में गाइड कर सकता है, और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि भी कब आपको आईवी या ओरल मेडिकेशंस चाहिए। जी। तो दोस्तों, श्वास रोगों से लड़ना एक मैराथन नहीं, ये हमारी जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, और इसमें हमें ये हमेशा याद रखना है कि जो सांसें हैं वो फ्रेश हों और अच्छी हों, डीप हों। आज के ओवरऑल पॉडकास्ट जो सर के साथ में बैठ के जो क्वेश्चन एंड आंसर, आई होप कि आपको सभी के अपने आंसर मिले होंगे, लेकिन जो कॉमन 3 चीज़ें हैं जिस पे अगेन फोकस है कि एक तो अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए इमीडिएटली, प्लस आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको साफ सुथरा रखिए, और फ्रेश एयर का अपने पास इंडोर प्लांट जो सर ने भी मेंशन किया वो आप प्यूरीफायर या इंडोर प्लांट के थ्रू वो कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है कि अपने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन जरूर कीजिए टाइम टू टाइम, सो डेट आपको वो चीज़ें पता रहे कि आपकी जो रिकवरी है उसका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और क्या जो ट्रीटमेंट आपको पहले सजेस्ट किया गया था वो अभी जरूरी भी है, कम करना है, बढ़ाना है, तो वो आपको पता चल सके। अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या आती है जिसकी वजह से आपको कभी आपके कोई पेशेंट हैं या लव्ड वन हैं जिनको रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई डिसीज है, आपको कभी भी कोई इक्विपमेंट चाहिए, केयर गिवर चाहिए या आपको नर्सिंग स्टाफ चाहिए, तो उसके लिए प्रदा होम केयर हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कीजिए, हम आपको आपके घर तक, आपके कंफर्ट एट डोर स्टॉप तक, वो सारा का सारा डोर स्टेप तक सारा का सारा प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है वो करते हैं नोएडा और दिल्ली एनसीआर में, जो सर ने भी काफ़ी अच्छा मेंशन किया था उसके लिए। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, स्टे हेल्दी, ब्रीथ सेफ। और दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरीके की इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ में जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब जो है वो आपको मिले होंगे इसमें, और ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग रहेगा आगे चल करके। नमस्कार।